वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। पहले हम GS 1 के, 2 के, 3 के, 4 के सबके क्वेश्चंस करेंगे सीक्वेंस में। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, आप जिस भी लैंग्वेज में कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो उसमें इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी-SSC, EPFO जैसे सभी एग्जाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। आप इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर इन कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको सारे अपडेट्स चैनल से रिलेटेड टाइम पर मिलते रहेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। तो आज का क्वेश्चन हमारा बुद्धिज्म से रिलेटेड है। क्या क्या कहा गया है कि बुद्धिज्म जो है, इट वॉज नॉट ओनली अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बट ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। यानी कि ये सिर्फ एक धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, एक समाज सुधार आंदोलन भी था। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में बताना होगा। बौद्ध धर्म कब आया, कैसे इसका विकास हुआ। तो ये कब आया? ये 6th सेंचुरी BC में आया। तो आप क्या लिखेंगे कि ये 6th सेंचुरी BC में आया नॉर्थ इंडिया में, और इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज किया सोसाइटी में। और अल्टीमेटली इसी का एक इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि अर्बनाइजेशन 6th सेंचुरी BCE में आया, जिसको बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि जो हम पहले BC बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट, तो इसको हमने बदलकर बिफोर कॉमन एरा कर दिया है। और इसके बाद वाला जो हम AD बोलते थे उसको हमने कर दिया है कॉमन एरा, CE। ठीक है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ईजी से सिंपल सी बात है। तो इंट्रोडक्शन हम अपना कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि इसका विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ और इसने समाज में परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप शहरीकरण का भी उदय हुआ। इस तरह से हम थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बुद्धिज्म के बारे में। फिर हम पहले बताएंगे कि एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कैसे था, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें कि इसको रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। आपको पता है कि उस टाइम पर जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें देखा गया था कई सारे रिचुअल्स आ रहे थे, कई सारी कुप्रथाएं शामिल होने लगी थी, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस किए जाते थे एनिमल्स के। ये सारी चीज़ों के चलते जो भी चीज़ें थी ब्राह्मण रिलीजन में, वो सारी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और इन्हीं के खिलाफ काफ़ी सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आए, जिनको रिलीजन्स आए, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के रिलीजन्स आए, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो ये एक धर्म में सुधार करने के लिए कैसे आंदोलन था कि इसने ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था, जो वर्ण सिस्टम था, उन सब का इसने विरोध किया। जो चीज़ें ब्राह्मणिकल रीति रिवाज में धर्म में पाखंड किया जा रहा था, नॉट पाखंड एग्जैक्टली, लेकिन जो भी चीज़ें की जा रही थी, रिचुअल्स किए जा रहे थे, उसके विरोध इसने आवाज़ उठाई। जो उस समय पर माना जाता था वेदास में जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सही है, तो और ये इसमें कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसके खिलाफ भी बुद्धिस्ट जो धर्म था उसने आवाज़ उठाई, और साथ में इन्होंने एक अपनी ऑल्टरनेटिव फिलॉसफी दी। इस फिलॉसफी में इन्होंने कोई भी किसी भी लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, सबको इक्वल माना। और इनकी फिलॉसफी क्या थी बेसिकली, आपको पता है, इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए और अष्टांगिक मार्ग दिया। उसके बाद इन्होंने निर्वाण का आइडिया दिया और मध्यम मार्ग का आइडिया दिया। 4 नोबल ट्रुथ्स क्या थे इनके आइडिया के? इन्होंने कहा दुख है, इन्होंने इस बात को माना, और उन्होंने कहा कि दुख है तो दुख का कारण भी है, और दुख का अगर कारण है तो उस कारण के निवारण भी है, और उस निवारण के लिए मार्ग भी है। तो ये जो मार्ग है यही इनका अष्टांगिक मार्ग है, यानी इसको 8 फोल्ड पाथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर आपने 2022 का पेपर देखा होगा तो ऐसा क्वेश्चन आया था GS 4 में, राइट। GS 4 में क्वेश्चन आया था जिसमें बुद्ध के ये पाथ पूछे गए थे, 8 फोल्ड पाथ। तो अगर आपको नहीं पता थे तो आप उस आंसर को नहीं कर सकते।
तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये भी रटे होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा एज सच, लेकिन ये आपको एक बार ध्यान से लर्न तो करने ही पड़ेंगे ताकि आप इसको भूलें नहीं। तो वो कौन कौन से 8 फोल्ड पार्ट हैं उनको देख लेते हैं हम एक बार, ताकि अगर एग्जाम में अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको कर सकें। तो इस अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा राइट व्यू, उसके बाद राइट रिजॉल्व होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट आ जाएगा लास्ट वाला समाधि। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, इनके बारे में आप थोड़ा यहाँ पर अगर आंसर में डिमांड हो तो आप इसको ऐड कर कर सबके आगे एक एक लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे राइट व्यू में क्या हो जाएगा कि हमारे जो एक्शंस हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सही होने चाहिए। राइट रिजॉल्व में मतलब हमारी जो इंटेंशन है वो सही होनी चाहिए। राइट स्पीच में हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, रूड स्पीच नहीं बोलनी चाहिए। राइट कंडक्ट में या एक्शन में क्या हो जाएगा कि हम किसी को मारे नहीं। उसके बाद राइट लाइवलीहुड के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि हम वेपन्स में कोई ट्रेड ना करें, मीट लेकर इन सब का प्रयोग ना करें, इन सब का व्यापार ना करें। राइट एफर्ट में क्या आ जाएगा कि हम इसमें अपनी पूरी अच्छे से किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें सारे एफर्ट्स लगाएं। ठीक है, कोई भी गलत कार्य ना करें। राइट माइंडफुलनेस में क्या आ जाएगा कि एक ऐसी क्वालिटी कि हमारे दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं उनको हम माइंडफुल रहकर सोचें, कोई गलत थॉट ना आने दें। राइट समाधि, समाधि में क्या हो जाएगा कि हम सही से ध्यान लगाएं। राइट, तो इस तरह से ये अष्टांगिक मार्ग हैं जो आपको थोड़े से लर्न ही करने पड़ेंगे, जिनके बारे में आप एक एक लाइन एक बार पढ़ लेंगे तो अपने आप लिख सकते हैं। देन निर्वाण का इन्होंने आइडिया दिया कि हम निर्वाण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निर्वाण से इंसान को जो जीवन मरण की जो साइकिल है उससे छुट्टी मिल जाएगी। और मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग में कहा बुद्धा ने कि हमेशा हमें बीच का ही मार्ग लेना चाहिए। तो बुद्ध ने हमेशा कहा है कि हमें अति से बचना चाहिए और मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। तो इन्हीं को आप इलैबोरेट कर कर लिख सकते हैं कि क्या क्या रिलीजियस रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई। राइट, अब हम देखेंगे दूसरी हेडिंग डालकर कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इसको एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में कैसे देखा जा सकता है। तो समाज में क्या आता है, सोसाइटी में वर्ण सिस्टम था कि नहीं, तो इन्होंने वर्ण सिस्टम के, इन्होंने डायरेक्टली सोशल सिस्टम पर नहीं कुछ किया था, लेकिन सोशल सिस्टम पे भी इन्होंने एक तरह से आघात किया। कैसे किया? क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो उस समय पर काफ़ी प्रेवलेंट थी सोसाइटी में, जिसके अंतर्गत 4 वर्ण थे, ब्राह्मणिज्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने कहा कि नहीं, ये चारों इक्वल हैं, इक्वालिटी पर जोर दिया। इन्होंने वर्ण सिस्टम के लिए कहा कि योग्यता पर निर्धारित होना चाहिए व्यक्ति का वर्ण, ना कि जन्म के ऊपर। और इन्होंने महिलाओं को संघ में भी आने की परमिशन दी। तो एक तरह से उस समय पर जो महिलाओं की कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा, वो लोग डिप्राइव्ड थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर महिलाओं को संघ में आने की परमिशन दी गई तो ये भी समाज सुधार के ही दिशा में ही कदम देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लेटर वैदिक एज तक आते आते महिलाओं की कंडीशन जो थी वो खराब हो गई थी और उनको जो सभा समिति और विधाता नाम के 3 इंस्टीट्यूशंस थे उस समय पर प्रेवलेंट, उसमें विधाता पे इनको कोई जगह नहीं दी जा रही थी। राइट, तो इस तरह से महिलाओं की जो पोजीशन में डिक्लाइन देखा गया उसमें एक तरह से इन्होंने सुधार का प्रयास किया। इन्होंने इक्वालिटी की बात की और इन्होंने जो भी लोअर स्टार्टर ऑफ द सोसाइटी था जैसे शूद्रास, उनको भी अपलिफ्ट करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म जो धर्म था उसमें सभी के प्रवेश की अनुमति दे रखी थी। और अर्बनाइजेशन कैसे हुआ? देखिए, आपको पता है कि जो बुद्धिज्म रिलीजन था, इन्होंने कहा कि आप ट्रेड कॉमर्स कर सकते हैं, और इन्होंने जो सैक्रिफाइस किए जाते थे, एनिमल सैक्रिफाइस, ये सब भी मना कर दिए। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें ब्राह्मणिज्म में क्या होता था कि ये लोग धर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और इन्होंने कहा था एनिमल सैक्रिफाइस बहुत होते थे। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स को भी ये लोग प्रमोट नहीं करते थे। तो अगर ब्राह्मणिज्म का डिक्लाइन होगा और बुद्धिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा? अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, और एनिमल्स का प्रयोग होता था ट्रेड और कॉमर्स में भी। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए अर्बनाइजेशन भी आया। बुद्धिज्म का रोल यही देखने को मिलता है हमको अर्बनाइजेशन में। और
फिर क्या पॉइंट है, इन्होंने लिबरेट किया इंडिविजुअल्स को फ्रॉम सोशल कंस्ट्रेंट्स, जो भी समाज में बंधन थे उनसे मुक्त करने में भी हेल्प करी। ये हमारे दोनों पॉइंट्स हो गए, दो पार्ट्स थे आंसर के, दोनों हेडिंग्स में हमने लिख दिया ऐसे। फिर हम आंसर को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि इन कारणों से ये स्पष्ट है कि समाज के सामाजिक और धार्मिक जो भी पहलू हैं ये आपस में गहराई से जुड़े हुए थे, और साथ ही मूल रूप से ये आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य से किए गए सुधारों के सामाजिक निहितार्थ भी थे। अर्थात हमने कंक्लूड कैसे किया, हमने उसी बात को बताया कि उसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स और सोशल एस्पेक्ट्स जो थे वो इंटरमाइन थे, एक साथ मिले हुए थे, और फंडामेंटली जो बेसिकली लाया गया था वो एक धर्म सुधार आंदोलन ही था, लेकिन उसके जो इम्प्लीकेशंस थे वो सोसाइटी में भी देखने को मिले। इस तरह से हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आप इसी तरह से कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये जो आपको आंसर है ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।